बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल करने के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। देखिएगा। और बच्चों, अपन रेखिक प्रोग्रामिंग के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, अर्थात हमें निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ये हमारा उद्देश्य फलन है z बराबर -x + 2y, ये हमारा उद्देश्य फलन है। अर्थात हमें x और y के मान निकालने हैं और यहाँ पे हमें रखना है, तो हमें कौन सा मान चाहिए, उसका अधिकतम मान कौन सा आएगा वो हमें प्राप्त करना है। अर्थात हमें x और y के मान निकालने हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे व्यवरोध दिए हुए हैं। इन व्यवरोधों की सहायता से अपन ग्राफ बनाएंगे और ये व्यवरोध आपस में अगर संतुष्ट करते हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्र अगर लेते हैं, तो अपन कहेंगे इनका अधिकतम हल मिल जाएगा। और अगर ये व्यवरोध एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है। तो सबसे पहले इन व्यवरोधों को अपन समीकरण में बदलते हैं। तो देखिएगा, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर तो पहली असमीका ले लेते हैं अपन। x > 3 है तो अपन = 3 लगा देते हैं। और बच्चों, इसके लिए क्या हो जाए, ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे देखो, दूसरी असमीका अपन लेते हैं x + y > 5, तो इसको भी अपन समीकरण में बदलते हैं x + y = 5। और यहाँ से अपन x और y के मान ले लेते हैं। x बराबर 0 रखेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे और हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 0 रखा तो हमें y का मान 5 प्राप्त हो गया। अब की बार y को 0 रखा तो x का मान 5 प्राप्त हो गया। अब लेते हैं अपन तीसरी असमीका, और तीसरी असमीका है x + 2y > 6, अर्थात समीकरण में बदल देंगे तो x + 2y = 6। और यहाँ से भी अपन x और y के मान ले लेते हैं। x y क्यों लेते हैं, ताकि हमें ग्राफ पे ये रेखा डिनोट करनी है। देखिएगा, ये रेखा हमें खींचनी है। x बराबर 0 रख लिया तो यहाँ पे y का मान 3 आ गया, y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इनको ले लिया। अब देखो, एक और असमीका है y > 0, और इसको भी अपन समीकरण में बदलेंगे तो y बराबर 0। तो इन चार समीकरणों की सहायता से 1 2 3 4 इनकी सहायता से अपन ग्राफ खींचते हैं, वो रेखा हमें मिल जाएगी। तो देखिएगा, समीकरणों जो दिए हुए हैं, दिए गए की सहायता से ग्राफ बनाने पर या रेखाएं खींचने पर। तो देखिएगा, अपन इनका ग्राफ बना लेते हैं। x y डैश और x डैश मूल बिंदु। अब देखो, यहां से लेते हैं x बराबर 3, तो देखिएगा पहले अपन कर लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ऐसे अपन मान लेते हैं। तो x बराबर 3, तो अपन यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं x बराबर 3। तो ये बच्चों x बराबर 3 पे रेखा खींच दी हमने। x बराबर 3 पे हमने ये रेखा खींच दी है। अब देखिएगा, अब हमें दिया है यहाँ पे 0 5 और 5 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 5 एक निर्देशांक और 5 0। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 0। इसी प्रकार से यहाँ पे 0 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 5।
और इनको अपन मिला देते हैं तो ये अपने पास एक रेखा मिल जाएगी। ये मान लेते हैं 5 में है और यहाँ पे 5 में है। इसको दे देते हैं अपन ए बिंदु और इसको दे देते हैं बी बिंदु। तो ये रेखा प्राप्त हो गई हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और असमीका के रूप में लिखेंगे तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखते हैं दूसरी रेखा, उसको भी अपन प्लॉट कर लेते हैं। ये है हमारे पास में x प्लस 2y बराबर 6 और इसके निर्देशांक 0, 3 और 6, 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 0, 3 और 6, 0, 0, 3, 6, 0, अर्थात 0, 3 ले लेते हैं तो अपन यहाँ से 1, 2, 3, तो ये अपने पास में 0, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 6, 0 यहाँ पे आ जाएगा 6, 0, और इनको मिला देते हैं तो हमें रेखा मिल जाएगी। ये रेखा मिल गई हमारे पास में, ये वाली है अपने पास में x प्लस 2y, यहां से असमीका लिखेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहां लिख देंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इस प्रकार से हमने यहां पे रेखाएं बना ली, खींच ली। अब देखते हैं अपन इनका हल क्षेत्र। हल क्षेत्र के लिए हमें असमीकाएं लेना है। पहली असमीकाएं हमें दी हुई है, देखिएगा। पहली असमीका है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहां लिख देते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों, x का मान अपन यहां रख के देखते हैं, तो यहां रखा 1, तो 1 बड़ा है क्या 3 से? नहीं, ये बात असत्य है। इसके आगे रखते देखते हैं, 4 रखते हैं तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये बात सही है। अर्थात इसका हल क्षेत्र कहां हो जाएगा? इस रेखा का हल क्षेत्र ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं दूसरी असमीका। दूसरी असमीका हमारे पास में है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहां लिख लेते हैं x प्लस, ये ही है अपने पास में। तो यहाँ 0, 0 रख के देखते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या 0 5 से बड़ा होता है क्या? नहीं सर, असत्य बात है। और असत्य बात होने पे इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी साइड में होगा, अर्थात रेखा के दूसरी साइड में होगा। और बराबर भी है, अर्थात रेखा के ऊपर भी इसका हल क्षेत्र होगा। तो बच्चों, इस रेखा का हल क्षेत्र हमारे पास कहाँ प्राप्त होगा? यहाँ पे प्राप्त होगा। रेखा के ऊपर भी होगा और इसके बाहर भी जाएगा। ये इसका हल क्षेत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अपन इसका देखते हैं हल क्षेत्र। तो देखो 0 प्लस 0, x की जगह 0, y की जगह 0 रखा और समीका को संतुष्ट कराते हैं। तो ये बच्चों, ये भी क्या है? असंतुष्ट करती है। 0 बड़ा है क्या? नहीं, ये भी असंतुष्ट, असत्य बात है। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का हल क्षेत्र भी कहाँ होगा? इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु के अपोजिट साइड में होगा, अर्थात इस रेखा का हल क्षेत्र भी अपन ले लेते हैं। देखिएगा, तो इस रेखा का हल क्षेत्र भी यहाँ पे होगा। कौन सी रेखा है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसका हल क्षेत्र भी यहां पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इनका हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब हमें देखना है कि इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र भी है क्या। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र के लिए इससे पहले हमें यह भी देखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमारे पास में है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अर्थात x बराबर 3 है, इसका क्षेत्र तो मिल गया, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें ये वाला क्षेत्र लेना है। अब देख लो, अब हमारे पास में यहां पे देखते हैं इसका परिबद्ध क्षेत्र, अर्थात उभयनिष्ठ क्षेत्र देख लेते हैं। तो देखिए उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये हमने हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब करते हैं इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र। और उभयनिष्ठ क्षेत्र को ही अपन बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, अर्थात हमें सुसंगत क्षेत्र ढूंढना है। अब सुसंगत क्षेत्र के लिए आप देखिए कौन कौन सा इसमें परिबद्ध है जो कि सभी से मिला हुआ है, अर्थात इस रेखा से भी, इस रेखा से भी, और इनसे सबसे उभयनिष्ठ है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो कहाँ पे उभयनिष्ठ है? यहाँ पे भी उभयनिष्ठ है, और यहाँ से इस रेखा का ये वाला उभयनिष्ठ है। तो अपन बात कर लेते हैं, ये उभयनिष्ठ है, यहाँ पे उभयनिष्ठ है और यहाँ पे उभयनिष्ठ है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से, और यहां पे कहां से उभयनिष्ठ है? इस प्रकार यहां से ये उभयनिष्ठ है।
तो ये हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो गया, क्योंकि इस रेखा के इधर का है तो ये इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, तो यहीं से सब उभयनिष्ठ होगा, तो यहाँ से ये वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र अपन निकाल लेते हैं। उभयनिष्ठ क्षेत्र, और उभयनिष्ठ क्षेत्र अपन यहां से प्राप्त कर लेते हैं। देखो ये इसको दे देते हैं अपन, ए दे दिया, बी दे दिया, इसको अपन दे देते हैं सी बिंदु। तो यहां से अपने पास में उभयनिष्ठ क्षेत्र ये वाला हो गया, और यहाँ पे इसको दे देते हैं अपन डी बिंदु। ये सी डी, और इधर है ये सी डी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे तो कोणीय बिंदु आएगा नहीं, क्योंकि दो रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अब देखो दो रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ का भी निर्देशांक लेना है, ये भी कोणीय बिंदु है, और इसके निर्देशांक लेने के लिए इन दोनों रेखाओं को हमें हल करना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों रेखाओं को अपन हल कर लेते हैं। तो हमें दे रखी है x + 2y, इसको अपन हल कर लेते हैं यहाँ से दो रेखाओं को। ये अपन हल कर लेते हैं, x + 2y = 6 है, x + 2y = 6 है, और एक रेखा है x + y = 5। तो x + y = 5, दोनों समीकरणों को अपन घटा देते हैं, तो हमारे पास y = ये 1। हमें यहाँ से इसको घटाया तो y यहाँ पे तो y हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से -5 गया तो 1 आ गया, तो हमारे पास में y का मान 1 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ अपन रख देते हैं इसमें समीकरण 2 में, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - 1 = 4। तो हमारे पास प्राप्त हो गया इसके बिंदु के निर्देशांक, जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके निर्देशांक हो गए 4 और 1, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक 4 और 1 हो गए, और इसको अपन मान लेते हैं ये सी डी ई बिंदु मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमें कोणीय बिंदु मिल गया सी डी ई। तो ये हमारा परिबद्ध क्षेत्र हो गया, अर्थात ये हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। परिबद्ध क्षेत्र होगा, अपरिबद्ध होगा, उसकी बात अपन बाद में करते हैं, पहले हमारे पास ये उभयनिष्ठ क्षेत्र मिल गया। अब देखो, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया हमारा सी ई डी, ये क्षेत्र हमारे पास क्या हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। अब देखते हैं कि उभयनिष्ठ क्षेत्र अपरिबद्ध है, ये अपन देखते हैं, क्योंकि एक दिशा में इसका असीमित विस्तार है। ये देखो इस दिशा में इसका क्या है, असीमित विस्तार है, इसलिए ये क्षेत्र क्या हो गया, अपरिबद्ध क्षेत्र हो गया। और अपरिबद्ध क्षेत्र हो गया तो हमें कोणीय बिंदु पे इनका मान निकालना है, तो बच्चों इनके कोणीय बिंदु पे मान निकाल लेते हैं। इसलिए कोणीय बिंदु पर मान, तो देखते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु पे अपन देखते हैं z के संगत मान, और z बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है उद्देश्य फलन, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपन वहां से ले लेते हैं z बराबर -x + 2y, -x + 2y, -x + 2y। अब अपन लेते हैं कोणीय बिंदु, तो देखते हैं पहला कोणीय बिंदु ले लेते हैं अपन। तो पहला कोणीय बिंदु अपन लेते हैं C। अब देखो इस C के निर्देशांक भी हमें निकालना है, इस C बिंदु के निर्देशांक, और इसके निर्देशांक हमें कैसे मिलेंगे, यहाँ पे एक रेखा है x बराबर 3, और दूसरी रेखा कौन सी जा रही है, दूसरी रेखा हमें जा रही है x + y = 5। एक रेखा तो x बराबर 3 हो गई, और दूसरी रेखा ये वाली जा रही है, तो ये कौन सी है, x + y = 3, अर्थात इन दोनों से हमें हल करते हैं, तो x बराबर 3 है, तो यहाँ से y बराबर हमें मिल जाएगा 2, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे 3, 2। तो यहाँ पे लिखते हैं कोणीय बिंदु पे बिंदु C के निर्देशांक 3, 2।
इसी प्रकार दूसरा कोणीय बिंदु लेते हैं। अब दूसरा कोणीय बिंदु देखो ई बिंदु पे है, यहाँ पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात इसके निर्देशांक आप निकाल चुके हैं। एक रेखा है हमारे पास में x + y = 5 और दूसरी रेखा है x + 2y = 6 और इन दोनों को अपन हल करते हैं तो हल करने से हमें x और y के मान प्राप्त होते हैं, वो होते हैं 4 और 1। तो ये अपने पास में कोणीय बिंदु हो गया 4 और 1 और यहाँ पे हमने लिया था ई बिंदु। इसी प्रकार तीसरा कोणीय बिंदु देखो, तीसरा कोणीय बिंदु यहाँ पे हो गया अपने पास में, देखिएगा ये वाला, यहाँ पे एक x है और एक ये रेखा वाली है, कौन सी है, x + 2y = 6। तो इन दोनों के अब यहाँ के निर्देशांक में मिल गए 6 0। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, ये d के निर्देशांक है 6 0। तो इस प्रकार से हमने कोणीय बिंदु ले लिए। अब इन कोणीय बिंदु पे z के मान देखते हैं, संगत मान हमें क्या प्राप्त होते हैं, उनको हमें अधिकतम कौन सा आएगा वही हमें देखना है। परंतु यहाँ पे क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है, तो हो सकता है इससे अधिकतम और हो, उसके लिए भी अपन बात करेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे अपन रखते हैं -3, तो z बराबर यहाँ -3 + 4 = 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे रखते हैं z बराबर 4, तो -4 + 2 = -2। इसी प्रकार यहाँ रखते हैं z बराबर -6 + 0 = -6। तो ये हमें कोणीय बिंदु पे उद्देश्य फलन के मान प्राप्त हो गए। 3 2 रखा तो यहाँ पे 3 रखा तो -3, 2 से 4 तो 1 हो गया। इसी प्रकार 1 1 1 4 और 1 रखा तो यहाँ -4 और 1 रखने से 2 तो यहाँ पे -2। 6 0 रखा तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे अपने पास 0 तो -6। अब हमें क्वेश्चन को देखना है कि अधिकतम पूछा है या न्यूनतम। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमें दिया है अधिकतम, अर्थात इसका अधिकतमीकरण करना है, अधिकतम मान देखना है। अब अधिकतम मान यहाँ पे देखना है संगत मान में कहाँ पर है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं 1 है, -2 है, -6 है, तो हमारे पास में यही अधिकतम मान होगा। अधिकतम। अब बच्चों अगर ये क्षेत्र परिबद्ध होता तो अधिकतम मान यही आ जाता। तो यदि क्षेत्र कौन सा, सुसंगत क्षेत्र, यदि परिबद्ध होता तो z का अधिकतम मान एक होता, ये हमें पता है। परंतु यहां उभयनिष्ठ क्षेत्र एक अपरिबद्ध है। और अपरिबद्ध है इसलिए हो सकता है इससे अधिकतम मान और हो, एक से बड़ा भी हो, ये हो भी सकता है, ये भी हो और इससे और भी हो सकता है, इसलिए अपन ये करते हैं। इसलिए उद्देश्य फलन है हमारे पास में -x + 2y, हो सकता है एक से बड़ा और हो, इसलिए अपन >1 रखते हैं। ये हमारे पास में एक असमीका प्राप्त हो गई, असमीका। क्यों किया हमने >= हो सकता है इससे क्षेत्र क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं आया तो हो सकता है इसका मान 1 से बड़ा हो, इसलिए अब हमने क्या किया, इसको >1 के बराबर यहां से >1 रखा है। अब देखो इसको समीकरण में बदल देते हैं। समीकरण में तो -x + 2y = 1। अब समीकरण में क्यों बदल रहे हैं, ताकि हमें ये देखना है इसके द्वारा जो रेखा खींचेंगे वो क्या उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरेगी। अगर उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरेगी तो यहाँ पे z का मान कोई नहीं होगा, और ये उभयनिष्ठ क्षेत्र से अगर कोई बिंदु साझा नहीं करता है उभयनिष्ठ क्षेत्र में, तब अपन कह देंगे कि ये एक ही इसका अधिकतम मान होता है। इसीलिए अपन इसको > लेते हैं 1 के। अगर न्यूनतम होता तो यहाँ पे <, और न्यूनतम संख्या लेते, अगर न्यूनतम पूछा होता तो <, लिखते और न्यूनतम संख्या लेते -6, तब यहाँ पे अपन <, -6 करते। क्यों, क्योंकि हो सकता है न्यूनतम इससे भी कोई, इस संख्या से भी कोई न्यूनतम हो। अब यहाँ पे क्या करें, अधिकतम ले रहे हैं, हो सकता है एक से भी कोई अधिकतम हो, इसलिए अब यहाँ पे अपन > कर रहे हैं। न्यूनतम होता तो वहां पे <, करते। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अपन x और y के मान निकालेंगे, x और y। तो यहाँ पे देखो अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो वहाँ जाएगा, ये 1 रखा तो इधर जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये भी अपने पास 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से या अपन इसको लिख सकते हैं
2y बराबर 1 प्लस एक्स, तो 1 रखा तो 3 एक 4, 4/2, तो ये 2 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये मान प्राप्त हो गए। अब इन मानों की सहायता से इन निर्देशांक जो हमें प्राप्त हो गए, निर्देशांक 1 1 और 3 2, इनकी सहायता से रेखा खींचनी है। और वो रेखा अगर उभयनिष्ठ क्षेत्र में साझा करती है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और इसमें साझा नहीं करती है तो इसका हल होता है, और हल कौन सा होगा, वो 1 ही इसका हल होगा। अब देखते हैं, इसको अपन ग्राफ में लिखते हैं। तो देखिएगा, अब हमारे पास में है 1 1 और 3 2। तो देखो बच्चों 3 2, तो यहाँ पे तो 3 2 यही है, ये इसी वाला बिंदु से जाएगी एक। तो अब है 1 1, अर्थात यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो ये बिंदु अपने पास प्राप्त हो गया 1 1। अब देखो, और यहाँ पे है ये अपने पास में 3 2, अर्थात इन दो बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तो हमारे पास में रेखा प्राप्त होती है। यहाँ से निकलेगी ये 1 1 से और ए से चली जाएगी, ये अपने पास में प्राप्त हो गई रेखा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन -x + 2y = 1। अब देखिए यहाँ पे ये रेखा इस उभयनिष्ठ भाग में से जा रही है, अर्थात यहाँ पे कोई बिंदु साझा कर रही है, और ये साझा कर रही है, इसका इसके लिए यहाँ पे z का कोई अधिकतम मान नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं समीका असमीका -x + 2y greater than 1 के द्वारा खींची गई रेखा उभयनिष्ठ, या अपन बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र में से होकर गुजर रही है। इसलिए z का कोई अधिकतम मान नहीं है, और यही हमारा आंसर है। अगर ये रेखा उभयनिष्ठ क्षेत्र से अर्थात सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु पर भी साझा नहीं करती, या अपन कह सकते हैं कि उसमें से नहीं गुजरती है, तो अपन कहेंगे इसका हल क्या होता, वो एक ही इसका आंसर होता। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्र कैसा है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होने के बाद हमें ये देखना है कि परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। परिबद्ध होने पर तो अपन कोणीय बिंदु पे मान मिल जाएगा, अपरिबद्ध होने पर कोणीय बिंदु पे मान लेना है, और कोणीय बिंदु पे मान लेने के बाद में हमें क्या करना है, हम हो सकता है इससे कोई छोटा भी हो, जैसे हमने यहां देखा ये इस बिंदु एक से कोई बड़ा भी हो सकता है। इसलिए अपन इस स्थिति में, क्योंकि अपरिबद्ध है, ऐसी स्थिति में इसको ग्रेटर देन रखा और ये एक समीकरण प्राप्त हो गई। इसको समीकरण में कन्वर्ट किया, बिंदु निकाला और इसे हमने रेखा खींची। वो रेखा कहां से गुजरती है, वो रेखा यहीं से गुजरती है, उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है। और ये अपन पढ़ चुके हैं कि अगर क्षेत्र रेखा जो असमीका, इसके द्वारा जो असमीका प्राप्त होती है, यह समीका अगर सुसंगत क्षेत्र से गुजरती है या किसी भी बिंदु पर कोई पॉइंट साझा करती है उभयनिष्ठ क्षेत्र का, तो इसका कोई हल नहीं होता है। वो अपन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से अपन देखते हैं प्रश्न 10। देखिएगा, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + y, ये हमारा उद्देश्य फलन है, का अधिकतमीकरण करना है और हमें असमीकाएं दी हुई है। इन असमीकाओं को संतुष्ट करवाना है और उभयनिष्ठ क्षेत्र मिल जाता है। फिर वो बिंदु x और y के मान यहां रखेंगे और अधिकतम मान आएगा, वो हमारा आंसर होगा। और उसके लिए हमें इन असमीकाओं को समीकरण में बदलना है, फिर उनकी रेखाएं खींचनी है, उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है, फिर परिबद्ध क्षेत्र देखना है या अपरिबद्ध क्षेत्र है, या उभयनिष्ठ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो उभयनिष्ठ देखना है। अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ होना तो जरूरी है। इन असमीकाओं को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र मिलना चाहिए, तभी तो उभयनिष्ठ क्षेत्र मिलेगा, और उभयनिष्ठ क्षेत्र मिलेगा तभी हमें हल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, तो असमीकाओं को
असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर तो देखिएगा, पहले इसको बदलते थे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और यहां से अपन x और y के मान भी ले लेते हैं, क्योंकि रेखा खींचनी है तो दो निर्देशांक चाहिए, अर्थात x और y। x का मान 0 रख लेते हैं यहाँ पे, तो देखो x का मान 0 रखा तो y का मान अपने पास प्राप्त हो गया 1। इसी प्रकार अपन क्या कर लेते हैं, इस बार y का मान -1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे यहाँ 1 रख लेते हैं, चलो 1 रख लिया, तो ये हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो ये 0, अर्थात 1 रखने पे तो 0 ही प्राप्त हो गया। अब ऐसे करते हैं, x का मान अपन y का मान 2 रख लेते हैं, 2, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और -1 अर्थात 1, तो 2 रखने पे अपने पास 1 प्राप्त हो गया। अब देखो अगला समीकरण है हमारे पास में -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू है, तो इसको समीकरण भरेंगे तो बराबर 0, अर्थात यहाँ से अपन बात करेंगे तो x बराबर y है। तो ऐसी स्थिति में तो अपने पास जो बिंदु प्राप्त होंगे वो सेम ही प्राप्त होंगे, अर्थात 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, इसी प्रकार अपन 2 रखेंगे तो 2 आएगा। और अपने पास में है समीकरण नेक्स्ट, x बराबर 0, समीकरण बदला y बराबर 0, तो ये 4 हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो गए। इन समीकरणों की सहायता से अपन रेखाएं खींचते हैं ग्राफ के ऊपर, देखिएगा। समीकरणों की सहायता से तो अपन खींच लेते हैं ग्राफ। ये अपना x है, ये y x डैश y डैश, मूल बिंदु 0 0। अब अपन लेते हैं निर्देशांक यहाँ से इस रेखा के लिए, तो देखो 0 1 और 1 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 1 और 1 2। तो बच्चों यहाँ अपन मान लेते हैं 0 1, तो ये हो गया 0 1, और इसी प्रकार से 1 और 2 अपन मान लेते हैं, यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा ये 1 और यहाँ पे 2, तो बच्चों यहाँ मान लेते हैं ये प्राप्त हो गया अपने पास में 1 और 2, तो इनको मिला देंगे तो हमें रेखा मिल जाएगी, तो अपन मिला देते हैं इनको। ये लो बच्चों, ये अपने पास में ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु मान लेते हैं B, और ये रेखा हो गई अपने पास में x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, ये हमारी रेखा प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अपन दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं, तो दूसरी रेखा हमारे पास में x बराबर y और बिंदु है निर्देशांक 0 0 1 1 और 2 2, अर्थात ये तो कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से ही जाएगी और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो देखो दूसरी रेखा अपन बात करते हैं, ये 0 0 और यहाँ पे 1 1, इसी प्रकार 2 2, ये ऐसे जाएगी। तो इनसे जाने वाली रेखा मूल बिंदु से है, तो मान लेते हैं ये जाने वाली रेखा है मूल बिंदु से। तो इस प्रकार से हमने दोनों रेखाएं ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दी, और ये रेखा का नाम क्या है वो लिख देते हैं यहाँ से x बराबर y, या इसको समीकरण के रूप में तो -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दो रेखाएं हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब इनका देखते हैं हल क्षेत्र। अब देखो हल क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे है, पहले इसकी बात करते हैं, तो 0 0 रख लेते हैं, तो 0 -0 लेस देन -1, अर्थात 0 बड़ा छोटा होता है -1 से। ये बात सही है क्या, 0 छोटा होता है -1 से? नहीं होता, 0 -1 से बड़ा होता है, ये बात असत्य है। और असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ हो गया, दूसरी साइड में। अब देख लेते हैं दूसरी वाला, इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका हल क्षेत्र ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 0, इसकी जगह अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु लेके देख लेते हैं। मान ले लो यहाँ पे अपना बिंदु आ गया 4 0। अब देखो यहाँ पे रखते हैं -4 प्लस 0 लेस देन 0, तो -4 0 से छोटा होता है, ये बात क्या है, सत्य है। सत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ हो गया, इसका हल क्षेत्र हो गया ये वाला, ये वाला। तो इस प्रकार से हमने हल क्षेत्र ढूंढ लिया। अब देखो
या हमें ऋणोत्तर व्यवरोध भी दे रखा है, ऋणोत्तर व्यवरोध भी है, तो इनका भी अपन हल क्षेत्र ढूंढ लेते हैं। तो देखिएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला होगा, अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू इधर वाला है, तो इसका हल क्षेत्र ये वाला। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र ये वाला। अब देखो चारों असमीकाओं से कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है क्या, इसका इधर है, इसका इधर है, इनका इधर है, इनका इधर है, अर्थात इन दोनों से तो मिल रहा है उभयनिष्ठ क्षेत्र, परंतु इन चारों से नहीं मिल रहा। अर्थात अपन कह सकते हैं यहां से, अतः समीकरण 1, 2, 3 से प्राप्त हल क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है। और उभयनिष्ठ नहीं है इसका मतलब कोई इसका मान नहीं होगा, अर्थात सुसंगत क्षेत्र नहीं। इसलिए z का कोई भी मान संभव नहीं। और यही हमारा आंसर है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि क्षेत्र हमें उभयनिष्ठ मिलना चाहिए, अर्थात सुसंगत क्षेत्र मिलना चाहिए। उसके बाद ही अपन बात करते हैं कि क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। उसके बाद हम आगे कोणीय बिंदु लेते हैं, कोणीय बिंदु पे अधिकतम और न्यूनतम मान लेते हैं। अपरिबद्ध होता है तो फिर अपन दोबारा फिर देखते हैं अधिकतम, उस उद्देश्य फलन को अधिकतम और न्यूनतम करके देखते हैं। फिर हम एक रेखा खींचते हैं, वो रेखा अगर परिबद्ध क्षेत्र से जाती है तो यह अर्थात अपन कह सकते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र जाएगी, तो उसका कोई हल नहीं होगा, अन्यथा हल होगा। तो ये बातें तो तब होगी जब पहले अपने पास क्या हो, सुसंगत क्षेत्र हो। अरे यहाँ पे तो सुसंगत क्षेत्र ही नहीं है, इसलिए इनका कोई z का अधिकतम और न्यूनतम मान संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद में हमें ये देखना है कि इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र है या नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल है यहाँ पे, इसमें तो ईजी है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र ही नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है। तो हमें कोणीय बिंदु भी नहीं निकालना, और कोणीय बिंदु नहीं निकालना तो उनका मान भी नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि उभयनिष्ठ है ही नहीं है। उभयनिष्ठ होने पे ही परिबद्ध और अपरिबद्ध होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल करने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 12.2 के उदाहरणों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से भाषा के रूप में हमें क्या मिलेगा, पहले समस्या मिलेगी, तो समस्याओं को पहले हमें गणितीय रूप में निरूपित करना है, असमीकाएं बनानी है, और फिर उसके बाद में उनका हल क्षेत्र ढूंढना है, फिर हमें हल करना है। यहाँ पे तो क्या था, हमें असमीकाएं मिली थी, अर्थात व्यवरोध और उद्देश्य फलन मिला हुआ था। अब अपन क्या करेंगे, वहां पे हमें उद्देश्य फलन और व्यवरोध नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें लैंग्वेज मिलेगी। उस लैंग्वेज से, उस भाषा से अपन पहले उद्देश्य फलन बनाएंगे और व्यवरोध बनाएंगे, असमीकाएं बनाएंगे, फिर रेखा के रूप में जो सीखे हुए तरीके से अपन उनको हल कर लेंगे। तो अगले सेशन में अपन क्या करेंगे, जो भाषा के रूप में मिलेगा उसको अपन व्यवरोधों में और उसको अपन उद्देश्य फलन में परिवर्तन करके फिर बाद में अपन उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, और फिर हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र ढूंढेंगे, परिबद्ध है या अपरिबद्ध, उसके बाद में अपन उनको हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों।